पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने इस गांव को बसाया था 13वीं शताब्दी के आसपास महारावल जैत सिंह के समय में। पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग भूमि का और जल संरक्षण करने का बहुत बड़ा काम जानते थे, इसलिए उन्होंने जैसलमेर के अंदर इस रेगिस्तान के अंदर पानी का संचय करने के लिए, जल संरक्षण के लिए बहुत बड़े बड़े बांध बनवाए, खड़ीन बनवाए और तालाब बनवाए और उनके द्वारा ये लोग कृषि करते थे, जिनसे इनकी खेती होती थी और खेती के माध्यम से उन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। और यहाँ पर जो घर की औरतें होती थी, स्त्रियां, वो घर के अंदर हैंडवर्क का काम करती थी, जिसमें पैचवर्क की, एम्ब्रॉयडरी की बेडशीट, बेड कवर्स वगैरह बनते थे। और कहा जाता है यहाँ पुरुष लोग होते थे, वो भी सोने चांदी की ज्वेलरी का काम भी किया करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता था। कृषि के आधार पर इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। तो जैसलमेर का ये एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर करने वाला गांव होता था कोई समय था तब। और कुछ समय बाद कहा जाता है इसकी गांव के वीरान होने के बारे में 3 कहानियां हैं। एक तो कहा जाता है कि आपदा या अकाल होने के कारण ये गांव खाली हो गया। दूसरा को एक अलौकिक शक्ति है जिसके कारण इनको परेशान किया गया, इसके कारण एक ही रात के अंदर ये गाँव खाली हो गया। तीसरा कहा जाता है 1825 के अंदर समकालीन एक दीवान होते थे जैसलमेर रियासत के सालम सिंह, और उनके हस्तक्षेप के कारण और उनके ज़्यादा टैक्स पेयर करने के कारण, ये लोग टैक्स नहीं दे के कारण, परेशान होने के कारण, और कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जिसके कारण वो शर्तें नहीं पूरा करने के कारण इन्होंने एक ही रात के अंदर इस कुलदरा गांव को खाली करके वो चले गए। खाली ये कुलदरा एक ही गाँव नहीं था, कुलदरा पालीवाल ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी रियासत होती थी। इनकी रियासत में एक छोटा सा फोर्ट भी बना हुआ था, जो बाद में अपन देखने के लिए चलेंगे, आगे जाएंगे। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है खाबा फोर्ट, जहाँ पालीवालों की बहुत बड़ी रियासत होती थी, जहाँ पर इनका मुखिया का निवास होता था, जो एक राजा की तरह रहते थे। उनके मुखिया का नाम था गांधव। गांधव नाम के पालीवाल ब्राह्मण होते थे। उनकी जब तक जनरेशन रही, उनकी पीढ़ी जब तक यहाँ पर रही, तब तक उन्होंने मुखिया पद को उन्होंने संभाला। कहा जाता है कि उनके मुखिया काल के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों का समुचित विकास हुआ, और जब सालम सिंह दीवान के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और बहुत ज़्यादा कर लगा गए, तो इन लोगों ने उनसे परेशान होकर से निजात पाने के लिए पूर्णिमा की रात को चुना। और पूर्णिमा की रात जो ठंडी होती है और उस दिन रोशनी भी होती है, ताकि रात के अंदर वो सफ़र कर सके। तो उन लोगों ने एक ही रात के अंदर इस 84 खेड़ा, पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव थे, उनकी मीटिंग करके पहले ये तय किया कि पूर्णमासी की रात को हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो उस मीटिंग का जो क्षेत्र चुना गया था, इसी गांव कुलदरा गांव को चुना गया था। अंदर जाके हम देखेंगे वहाँ उनका मीटिंग स्थान, जहाँ पर मुखिया जी ने मीटिंग ली थी, वो भी देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इनके साथ समझौता नहीं करेंगे सालम सिंह के साथ, और हम अपनी इनकी शर्तें नहीं मानेंगे, लेकिन जैसलमेर को छोड़ देंगे। अब अपन समझ सकते हैं अपनी मातृभूमि को छोड़ना, अपने भरे हुए घरों को छोड़ना, अपने खेत खलिहानों को छोड़ना कितना दुखदायी होता होगा, वो सब आपको डिटेल से अंदर बताएंगे। ये फिलहाल मुख्य द्वार है, और इसी तरह इस नगर का चारों तरफ परकोटा बना हुआ था। यहाँ पर डकैतों से, लुटेरों से बचने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए ये परकोटा और ये मुख्य द्वार बनाया गया था। यहाँ पर रात के समय में चौकीदार होते थे जो इस नगर की सुरक्षा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही संपन्न होते थे, इनके घरों के अंदर सोने के भंडार भरे रहते थे हमेशा, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर करते थे, जैसलमेर राजा को ज़्यादा कर देते थे। अब चलेंगे अपन अंदर की तरफ। अभी जो हम अपन आए हैं यहाँ पर, ये कुलदरा गांव का मेन चौक है, और यहीं पर पंच परमेश्वर जिनको कहा जाता था, उन 5 मुखिया जी का घर होता था, 5 का। सामने देखेंगे अपन उधर की तरफ, वो मेन मुखिया जी का घर था। उसके बाद में दूसरे मुखी का, तीसरा मुखी और चौथा मुखी, और ये 5वां मुखी। इन 5 पंचों का, परमेश्वरों का ये 5 घर है ये। और पीछे की तरफ अपन बाद में देखेंगे पूरा गाँव बसा हुआ है। उस ज़माने की इंजीनियरिंग देखेंगे तो आदमी हैरान हो जाएगा। एक ही रो के अंदर बने हुए सारे मकान हैं, और बीच में समकोण को काटती सड़कें, और बीच बीच में गली, घरों के बीच में गलियों के लिए स्थान छोड़ा गया, जिससे हर घर के अंदर हवा और रोशनी का पर्याप्त आगमन हो सके। और एक घर से अगर आवाज़ लगाते थे तो एक ही रो में जितने भी घर बने हैं 50 से 100, तो उन घरों में आवाज़ सुनाई देती थी। ये इस ज़माने का इंजीनियरिंग था इस कुलदरा गाँव को जिस तरह से बसाया गया। और उस ज़माने की ड्रेनेज व्यवस्था, पानी को निकालने की पूरी व्यवस्था होती थी गांव से बाहर, ताकि कभी भी बारिश हो गांव में पानी नहीं भरे।
और इस कुलदरा गांव के पीछे की तरफ से एक नदी चलती है जिसको घाघर नदी बोलते हैं, जिसके किनारे इन्होंने रह करके पानी की व्यवस्था की, पानी को स्टोरेज किया और बहुत बड़ी खेती बाड़ी करके ये लोग संपन्न हुए। तो कहा जाता है सामने कृष्ण भगवान का मंदिर है और पालीवाल ब्राह्मणों का 84 गांव का जो भी फैसला होता था वो यहीं बैठ के लिया जाता था। ये जो छतरी है जिसके नीचे अपन खड़े हैं, यहीं पर मुखिया जी का स्थान और 500 परमेश्वरों का स्थान, पंच जो लोग होते थे वो यहाँ बैठ करके जो भी फैसला होता था पालीवाल ब्राह्मण लोगों के लिए वो लिया जाता था। इनका समाज का कोई भी फैसला होता था वो भी यहीं होता था। कहा जाता है जब सालम सिंह के द्वारा इनको परेशान किया गया तो उस 84 गाँव को खाली करने का भी फैसला यहाँ पर बैठ करके गांधी जी के द्वारा लिया गया था, जो उनके मुखिया होते थे। अब जैसलमेर रियासत का इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा संपन्न गांव और खाली हो गया, इसका क्या कारण है? इसके मुख्य 3 कारण हैं, लेकिन कहीं भी इतिहास के अंदर पुष्टि नहीं हुई कि इस कारण के कारण ये गांव खाली हुआ। लेकिन जहां तक कीमती है, ख्यात है, जैसलमेर का इतिहास लिखा गया उसमें मेन 3 रीजन बताए गए। उनमें सबसे जो मुख्य रीजन बताया गया, जैसलमेर एक रेगिस्तानी इलाका है जिसके कारण यहाँ पर अकाल बहुत पड़ते थे। हो सकते हैं अकाल पड़ने के कारण, बार बार अकाल पड़ने का कारण ये लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाए, भूख से परेशान होकर के यहाँ से छोड़ के चले हुए। ये तो मुख्य पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा हो सकता है कि इसके पास में अलौकिक शक्तियाँ हो सकती है, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति गांव में प्रवेश करके जिसने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एक गांव छोड़ के चले गए। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण लोग जब उनके घरों में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उनको जलाते नहीं थे, उनको नदी के पास में कहीं दफना दिया जाता था। कोई कह सकते हैं कि दफनाने के बाद में कुछ मृत्यु होने के बाद आत्मा भटकती है और कोई ऐसी आत्मा हो, अलौकिक आत्मा, जिन्हें इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, इसके कारण भी ये गाँव खाली हो गए। लेकिन जहाँ तक पुष्टि जिस कारण की होती है उसमें सबसे बड़ा रीजन ये बताया जाता है कि जैसलमेर रियासत के 1825 ईस्वी में जो दीवान थे सालम सिंह जी के द्वारा इनका एक मसले के मध्य इनका इंटरफेयर करने के कारण उन्होंने जब इनकी धन संपदा के बारे में जानकारी ली और ये जो लोग टैक्स देते थे उनके बारे में इनको पता चला कि ये तो बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनके पास खूब बहुत सारा पैसा है, तो कहा जाता है कि सालम सिंह ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, कर लगा दिए। उनके कारण भी ये लोग परेशान होकर के जैसलमेर रियासत छोड़ के चले गए। जैसलमेर रियासत में खाली पालीवाल ब्राह्मणों का एक ही गांव नहीं था, 84 गांव थे। 84 गांव में 2 बड़े गांव थे, एक कुलदरा और एक इसकी 14 किलोमीटर पीछे खाबा फोर्ट, जहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वो पालीवाल ब्राह्मणों की रियासत हुआ करती थी। कहा जाता है कि इनके मुखिया जी का निवास वहाँ खाबा फोर्ट के अंदर होता था। जब इनका जो एक फैसला था, उस फैसले को करने के लिए दीवान जी सालम सिंह जी यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में उन्होंने मुखिया जी से जब बातचीत की तो उन्होंने मुखिया जी से बोला कि हम आपके परिवार वालों से भी मिलना चाहते हैं। कहा जाता है कि जब उनके परिवार से मिलने गए तो उनकी एक नवयौवना एक बच्ची थी जिसको देख करके वो बहुत मोहित हो गए और उन्होंने उनके ऊपर ये शर्त रखी कि अगर आप इतना टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आप इनकी लड़की से, मुखिया जी की लड़की से मेरी शादी करवा दो तो मैं आपके सारे टैक्स माफ़ कर दूंगा। तो कहा जाता है कि जब उन्होंने ये शर्त रखी तो मुखिया जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने जितने भी 84 गाँव पालीवालों के ब्राह्मणों के थे उन सब की एक मीटिंग बुलाई इसी कुलदरा गाँव के अंदर और यहीं बैठ करके सभी लोगों ने बैठ के फैसला किया कि पूर्णमासी की रात को हम यहाँ से पूरे जैसलमेर के 84 गाँव को खाली करके यहाँ से पलायन करके जाएंगे, क्योंकि रेगिस्तान में दिन को चलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि पानी की व्यवस्था इतनी नहीं होती और इतने 84 गाँव के लोग एक साथ 5000 के आसपास लोग थे, वो लोग सब पलायन करेंगे तो उनके लिए खाना पीने की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने पूर्णमासी की रात को इसलिए चुना कि उस दिन पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, रात्रि में रोशनी भी होगी और रात्रिकालीन में चलेंगे तो उनको भूख प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी, तो तब तक वो जितना भी सफ़र तय कर लेंगे तो जैसलमेर रियासत से बाहर निकल जाएंगे ताकि इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो कहा जाता है कि 84 गाँव के लोगों ने यहाँ बैठ करके मुखिया जी के सामने से फैसला लिया और जैसलमेर के 84 गाँव को एक ही रात के अंदर खाली करके चले गए। अब अगर अपन देखते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ के जो मकान बने हुए हैं, यहाँ का जो पूरा खेती बाड़ी का जो संचालन है, इनका जल प्रबंधन का जो सिस्टम होता था, इनका जल संरक्षण का और इनकी जो खेती बाड़ी की जाती थी जिसके द्वारा ये बहुत सारे पैसे कमाते थे, तो उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। पहले एक बार अपन उस मकान पे चलते हैं जिसकी छत से पूरे गांव का एक विंगम दृश्य दिखेगा, पहले वहां आपको दिखा देते हैं। अब आइए अपन देखेंगे कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये पालीवाल ब्राह्मण लोग जो होते थे कृष्ण के उपासक थे, ये कृष्ण भक्ति करते थे। ये गाँव का मेन मंदिर है, गांव के बीचों बीच बसा हुआ बनाया गया था मंदिर।
और गांव के सब लोग पूजा अर्चना करने के लिए सुबह शाम यहाँ पर आते थे। इधर एक शिलालेख लिखा हुआ है छोटा सा, इसको आप देख सकते हैं। अब अपन बाहर चलेंगे, यहाँ से पूरा जो गांव है उसका दृश्य दिखेगा, वो दिखाएंगे आपको ऊपर से मकान से। ये जो मुखिया जी का घर है उसमें अपन लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी अपन ऊपर चलेंगे छत पे। अभी हम खड़े हैं मुखिया जी के घर की छत के ऊपर, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। ये कुलरा नगर, जिसमें लगभग आप समझ लीजिए 400 से 500 घर थे। देखेंगे सारे जो मकान है एक ही रो के अंदर बने हुए, और उनके बीच में समकोण को काटती हुई सड़कें छोड़ी गई है, और बीच बीच में छोटी छोटी गलियां होती थी, जैसे एक गली से दूसरी गली में आ जा सके। इसी जमाने में बहुत बड़ी नदी होती थी जिसको घग्गर नदी बोलते थे, जिसका उद्गम स्थान मुल्तान से माना जाता है, जिसको काक नदी भी बोलते हैं, जो तनौट से होती हुई रामगढ़ से होती हुई लोदरवा से होती हुई कुलरा, और कुलरा से आगे की तरफ कच्छ की खाड़ी में जाके के मिलती थी। कोई ज़माने में जब ये नदी चलती थी तो ये लोग खेती बाड़ी करते थे इस नदी से पानी निकाल करके, और पास में छोटी छोटी कुएं होती थी जिनसे ज़मीन में से पानी आता था। जब बारिश का पानी आता था नदी के अंदर, तो उन कुओं के अंदर गर्म पानी हो जाता था, तो 1 साल तक चलता था। आज भी ये जो गाँव है 700 साल बाद पहले जो मकान बने थे और जो उसका रॉ मटेरियल यूज किया गया था वो वैसा का वैसा ही है। और इस गांव को एक के तहत अपन समझ सकते हो उस जमाने की इंजीनियरिंग के तहत बसाया गया था। समकोण को काटती हुई सड़कें और ब्लॉक वाइज सारे मकान बने हुए, और हर घर के अंदर बीच में एक खिड़की दिया गया था, जिससे अगर एक घर के अंदर आवाज़ देते तो पीछे वाला घर जो अगर 10 नंबर पे है या 50 नंबर पे, तो उसकी आवाज़ वहाँ तक जाती थी, जिससे फास्ट कॉलिंग होता था, एक दूसरे से संपर्क करना होता था उससे कर लेते थे, और कोई भी आप मैसेज देना होता था उसको दे सकते थे आराम से। वैदिक पूजा पाठ का काम करते थे, उसके साथ में इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि संसाधन का होता था। ये कृषि में बहुत ही कह सकते हैं माहिर होते थे, इसीलिए कृषि इंजीनियर भी थे ये जैसलमेर रियासत के, जिन्होंने जैसलमेर के लोगों को खेती करना सिखाया, और खेती के माध्यम से इन लोगों ने पैसे कमाए। ये खाली कुलरा एक ही गांव नहीं था, ऐसे ही पाली वालों की 84 गांव थे, और इनकी सबसे बड़ी जो रियासत थी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, जो पहाड़ी पे उन्होंने छोटा सा एक किला बनाया था, जहाँ पर ये पालीवाल लोगों के जो मुखिया जी वो वहाँ रहते थे। अभी कुलरा देखने के बाद अपन वहाँ पर चलेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे, जिसके पहाड़ी के नीचे इनका एक बहुत बड़ा विगम गांव बसा हुआ, जिसमें कम से कम 1000 से 1200 घर थे। यहाँ पर आपको देख रहे हो छोटा सा गांव है, 500 से 700 घर है। आप में अगर सफ़र करेंगे तो उनको रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पूर्णिमा के रात के समय में पूरा माहौल जो है ठंडा रहता है। रेगिस्तान में सफ़र करने के लिए दिन को चुनना बड़ा ही कठिन होता था, क्योंकि दिन के समय में धूप होती है, पानी की भूख की प्यास की समस्या रहेगी, इसलिए एक ही रात के अंदर उन्होंने पलायन करने के लिए इसलिए सोचा कि रात के समय में जब निकलेंगे तो भूख प्यास की समस्या है जो रात को कम रहेगी, और तब तक अपन यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाएंगे जैसलमेर रियासत छोड़ के, जिससे दीवान के आतंक से बचा जा सके। अब इसके 3 कारण बताए गए हैं। अब इसमें कहीं भी प्रमाण नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक इतिहास और ख्याते हैं उनमें दीवान सालम सिंह को इन 84 पाली वाले ब्राह्मणों गाँव को खाली करने का कारण माना जाता है, क्योंकि जैसलमेर रियासत में उसमें बहुत बड़ा कोई राजा नहीं था, छोटे छोटे राजकुमार थे, इसलिए जो पूरा प्रशासन था, राज्य का जो शासन था वो दीवान सालम सिंह के हाथ में था, और दीवान सालम सिंह जैसा चाहता था वैसा ही होता था। इसके कारण उन्होंने इनके ऊपर टैक्स लगा दिए, टैक्स नहीं भर पाए। लड़की से शादी करने के लिए समझौते करने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला लड़की नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे अपनी, यहाँ से जैसलमेर को छोड़ देंगे। अब आप सोच सकते हैं जब ये लोग अपने अपने हरे भरे घरों को, पूरे भरे हुए घरों को छोड़ के, अपने मातृभूमि को छोड़ करके यहाँ से गए होंगे, तो उनको कितना दुख हुआ होगा। कहा जाता है कि जब ये लोग यहाँ से पलायन कर गए तो उन्होंने जाते समय इस गाँव को स्थापित कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हवन किया गया था इसी चौक के अंदर, कि अगर हम इस गांव में नहीं रहेंगे तो हमारे सिवा और भी कोई इस गांव में नहीं रह पाएगा। तब से कहा जाता है कि इस गांव को शापित माना जाता है। जो भी लोग इस गांव में आके रहने की कोशिश करते हैं तो उनका विकास नहीं होता है। जैसे किसी को संतान नहीं होती है, अगर कोई काम धंधा कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसकी खेती बाड़ी में पर्याप्त उपज नहीं होती जिससे उसका काम चल सके। तो उस हिसाब से फिर लोगों ने यहाँ बसना छोड़ करके पास में छोटी छोटी डाणियाँ बनाई, इधर की तरफ देख सकते हैं आप, और पीछे पहाड़ी के ऊपर भी एक गाँव बसा हुआ है। तो धीरे धीरे इस गांव को स्थापित मानना चालू हो गया, तो ये जितने भी मकान बने तो उनका संरक्षण नहीं हो पाया, तो इससे धीरे मकान गिर गए, और आज ये पूरा गांव जो कभी अपने ज़माने में एक बहुत बड़ा जैसलमेर रियासत का संपन्न गांव था, आज ये पूरा खंडर में तब्दील हो गया है।
और अभी इसका प्रशासन अपनी तरफ से पूरा संरक्षण देख रहा है। 4 दीवारी कराई गई। पुराने ज़माने में इसकी इस नगर की 4 दीवारी खुद पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाई थी, क्योंकि ये बहुत संपन्न गांव था, इसलिए लुटेरों से बचने के लिए। और मेन गेट भी बनाया गया था, जहां पर रात्रिकालीन घोड़े के ऊपर चौकीदार लोग होते थे जो इसकी सुरक्षा करते थे। और आज राजस्थान सरकार ने इसकी बाउंड्री वॉल करा करके यहाँ पर लोगों का आना बैन करवा दिया गया है, क्योंकि लोगों को ये थोड़ी गलतफहमी है कि इनके पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी होता था, इसलिए लोग आके रात के उनके अंदर खुदाई चालू कर देते हैं और मकानों की दीवारों को गिरा देते हैं कि कहीं सोना मिल सकता है। तो उस हिसाब से राजस्थान सरकार ने 6 बजे के बाद यहाँ आना बैन करवा दिया। वहाँ पर उन्होंने गेट कीपर लगा दिया, इसलिए 6 बजे के बाद किसी को अंदर अलाउ नहीं है। कुछ किंवदंतियाँ है, कुछ लोगों की बातें हैं, कुछ लोगों की हिस्ट्री में भी ऐसा जाना जाता है कि इसको भूतिया गांव भी बोला जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर लोग मर गए थे किसी महामारी के कारण, तो उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। इसलिए जो भी इस राज को जानने के लिए शाम के समय यहाँ रुकता है, सुबह उसका कोई अता पता नहीं मिलता है। कोई लोग जो भी आदमी आया है उसको वापस कभी जिंदा नहीं पाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये कितना सच है इसके बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो हिस्ट्री और इतिहास कहता है वो यही है कि सालम सिंह के आतंक से परेशान होकर इन्होंने 84 गाँव खाली कर दिए थे। ये जो अपन खड़े हैं आजकल, जैसे लोगों के बड़े बड़े बंगलोज बने होते हैं, उनके लिए गाड़ी पार्क करने की जगह होती थी, वैसे ही इनको खुडाल बोला जाता था। खुडाल के अंदर पशुओं को बांधा जाता था और पशुओं के साथ जो गाड़ी होती, जैसे अगर इसके पास घोड़ा है तो उसके पीछे रथ होता था, किसी के पास बैल है तो उसके पीछे बैलगाड़ी होती थी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये बैलगाड़ी है, ये पूरी लकड़ी की बनी, उसके पहिए वगैरह भी लकड़ी के बने होते थे। उसको राजस्थानी भाषा में बाण बोला जाता है। खेतीबाड़ी जब करते थे तो उसके ऊपर सामान लाद के ले जाते थे। खेतीबाड़ी से जो अन्न उत्पन्न होता था उसको इसके ऊपर लाद के लाया जाता था। और सफ़र के लिए भी ज़्यादातर यही होती थी। लंबा सफ़र करना होता था तो रेगिस्तान में अगर रेत के ऊपर है तो ज़्यादातर रेगिस्तानी जहाज ऊँट को यूज किया जाता था, ऊँट काम में लेते थे। और अगर मैदानी भाग में जाना है तो फिर घोड़ा काम में लिया जाता था। और खेतीबाड़ी का माल ढोना है या खेतीबाड़ी करनी है तो उसके लिए बैल। भारत कृषि प्रधान देश था और ज़्यादातर भारत में जो खेती होती थी वो बैलों के ऊपर ही होती थी, इसलिए बैलों का पालन किया जाता था। और ज़्यादातर बैलगाड़ियाँ ही होती थी जिनके ऊपर ये सारा काम होता था। खेतीबाड़ी से लेकर सामान लाने से लेकर अनाज उत्पन्न करने से लेकर के खेत में बीज बोने से लेकर सब सारा जो काम होता था, दारोमदार होता था, वो बैलों के ऊपर होता था। अब अपन चलेंगे अंदर घर की तरफ, जहाँ ये इस घर का मेन चौक है। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं अपन तो यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर जाती है जो ऊपर छत की तरफ जाती थी। और पुराने ज़माने में मेहमानों को बैठाने के लिए होता था। ये दिन में बैठने का सीटिंग होता था। सर्दी गर्मी बारिश के समय में इसको काम में लिया जाता था ताकि इसमें पर्याप्त हवा भी रहे, पर्याप्त रोशनी भी रहे और मेहमानों को बिठाएंगे। यहाँ एक रिवाज था कि मेहमान को कभी भी सीधा अपने घर के अंदर नहीं ले जा करके बाहर ही बैठाया जाता था, चाहे वो परिचित हो चाहे अपरिचित हो। और ये जब यहाँ खाना पीना सब कुछ हो जाता था तो उसके बाद में उनका शयन कक्ष होता था मेहमान लोगों के लिए, यहाँ उनको सुलाया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सामान रखने के लिए, पानी वानी रखने के लिए जगह है। और ये इनका एक खिड़की है तो हवा भी आती रहती थी, रोशनी भी आती रहती थी। यहाँ बिस्तर वगैरह लगाए जाते थे मेहमानों के लिए। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ आज भी लकड़ी की छत कायम है। नीचे लकड़ी है जिसके ऊपर घास है, जिसको सेवन घास बोला जाता है। और इसके ऊपर फिर 4 इंच मिट्टी का ब्लॉक डालते, जैसे आजकल आरसीसी का डालते हैं वैसे मिट्टी का ब्लॉक डाल के फिर इसके ऊपर गोबर मिट्टी से लिप दिया जाता है। जैसे दीवारों के ऊपर गोबर लिपा गया वैसे छत के ऊपर भी गोबर लिप देते, जिससे क्या होता था कि ये रूम वातानुकूलित हो जाते थे। सर्दी के मौसम में ये गर्म रहते थे और गर्मी के मौसम में ये रूम ठंडे रहते थे। ये जो है खंबे हैं इनको सिरा बोला जाता है और इनको पटल बोला जाता है। ये जो ऊपर वाले लगे हुए पटल, आजकल आरसीसी वगैरह बनाते तो आरसीसी का बीम भरते, नहीं तो लोहे की बीम भरते जिसमें पत्थर की पट्टियाँ लगाते। तो ये लोग इसकी दूरी कम करने के लिए इससे पटल लगा देते, जिससे आराम से छोटे छोटे पत्थर डाल करके छोटे छोटे लकड़ी की छत लगा सके। चाहते तो पत्थर की लगा सकते थे, लेकिन पत्थर में रूम गर्म रहता है, इसलिए लकड़ी की पट्टियाँ लगा करके इसको छत को वातानुकूलित बनाया जाए, उस हिसाब से इन सिरों को और पटलों को लगा करके रूम की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जाती थी। अब आएंगे अपन अंदर की तरफ। जब घर में प्रवेश करते हैं तो घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए और घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि का भंडार भरा रहे, और अपने हिंदू धर्म के अंदर जो देवी देवता है उनमें से सबसे प्रथम पूज्य गणेश भगवान होते हैं, जो घर में रिद्धि सिद्धि का भंडार भरने के लिए भी होते हैं और हर प्रकार से विघ्न से संकट से बचाने के लिए। तो उनका प्रथम स्थान होता है। जैसे गेट में प्रवेश करते तो उनकी यहाँ पर फोटो लगाई जाती थी, सुबह शाम इनकी आराधना की जाती थी, धूप दीप दिखाया जाता था इनको। अब ये है छोटा सा पोर्शन, इसको बोला जाता है पठियाल। पठियाल का मतलब होता है घर का आगे वाला हिस्सा या दीवार के पास वाला जो हिस्सा, जिसमें घर की
औरतें बैठती थी यहाँ पर, यहाँ बैठ के घर का काम काज किया करती थी, गर्मी नहीं लगे। और ये यहाँ पर इनका छोटा सा एक स्नान घर की तरह होता था, जहाँ बैठ करके बर्तन वर्तन भी धोते थे घर के, और यहाँ घर की औरतें बैठ करके स्नान वगैरह किया करती थी। ये खुला होता था, घर के अलावा दूसरे किसी लोगों को अंदर अलाउ नहीं था। घर के पुरुष भी ज़्यादातर बाहर ही रहा करते थे। ये जो आप देख रहे हो अभी ये पूरा निकल गया नीचे, नहीं तो इसको मिट्टी में दबा के रखते थे। ये अनाज कूटने के लिए काम में आता था। पुराने ज़माने में चक्कियाँ नहीं होती थी, आटे की चक्की होती थी पहले। उससे पहले अनाज पीसने से पहले उसको आध कूटा इसमें किया जाता था, उसके बाद उस चक्की में डाल करके पूरा तरह से पीस दिया जाता था। इसको राजस्थानी भाषा में ओखली बोलते हैं। अभी जो अपन घूम रहे हैं, घर में सीधा हमेशा धूप नहीं आए तो कुछ समय के लिए आदमी यहाँ बैठ करके सुस्ताते थे, इसको पटियाल बोला जाता है। अब इन सिरों को सुंदर लगे, तो सुंदर दिखने के लिए बनाया गया था, और इसका यूज भी हो जाए सिरों का, इन दीवारों का, तो उसको दीपक के रखने के लिए स्टैंड भी बनाया गया। तो रात के समय में यहाँ दीपक रखते थे, जिसके घर के अंदर रोशनी हो जाती थी। अब आइए अपन इधर की तरफ देखेंगे। ये इनका रूम होता था, जिसको कोठा बोलते हैं राजस्थानी भाषा। पीछे की तरफ आप देखेंगे, ये जो बना हुआ है ये किचन है, ये घर का रसोई घर है। अंदर थोड़ा ध्यान से चमका तो नहीं निकल रहा है। ये घर का रसोई घर। सर्दी के मौसम में रसोई अंदर बनती थी, और गर्मी के मौसम में यहाँ बाहर की तरफ। दरवाजे बिल्कुल छोटे होते थे। मैंने आपको कल किले में भी बताया था, यहाँ पर दरवाजे छोटे रखने के 3 रीजन होते थे। सबसे पहला तो यहाँ पर एक गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और गर्मी के मौसम में धूल भरी आंधियाँ बहुत चलती थी। तो उस ज़माने में क्या है, जालियाँ वगैरह तो होती नहीं थी, जैसे खुली खिड़कियाँ ही होती, तो धूल सीधे अंदर आती थी। तो घर के अंदर और रूमों के अंदर धूल नहीं जाए, इसलिए दरवाजे छोटे रखते थे। और दूसरा ये है कि बाहर से कोई लोग कभी हमला हो जाए, बाहर की सेना हमला करके जब किसी घर में प्रवेश करती थी, तो उसको नहीं पता है कि दरवाज़ा छोटा, वो तो हमेशा भागता हुआ आएगा सैनिक, और भाग अंदर घुसने की कोशिश करे तो दरवाजे से टकरा करके नीचे गिर जाएगा, तब तक उसको सामने वाला संभाल लेगा। और तीसरा होता था अपने घर की स्त्रियों को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आदर देना। तो कभी भी घर के अंदर जाए, रूम में अंदर जाए, तो वो हमेशा झुक के जाएगा। कहा जाता है झुकना जो होता है वो मर्दों की पहचान होती है, और अकड़ना मर्दों की पहचान होती है। इसलिए हमेशा झुक के जाए। जो जितना नम्र होता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। ये सामान रखने के लिए छोटी छोटी अलमारी होती थी। और ये घर के जो सारे फैमिली मेम्बर है, जब जॉइंट एक साथ सोना होता था तो यहाँ पर सोते थे। घर के बर्तन भांडे वगैरह है, घर के बिस्तर वगैरह है, वो यहाँ पर रखे जाते थे। आगे हैं इनका जो मेन भंडारण करने का जो कक्ष था, जिसमें अनाज वगैरह रखते थे ये, और जिसमें बहुमूल्य वस्तुएं रखते थे। और इसी के अंदर, इसी के नीचे इनके तल भवर बने होते हैं, जिसको आजकल बेसमेंट बोलते हैं, भौरा भी बोलते हैं। नीचे ये इसके नीचे की तरफ ये लोग अपना सोना चांदी रुपए पैसे जो भी कैश होता था वो इसके अंदर रखते थे, जिससे हर किसी को पता नहीं चले। 5-6 फीट तो कम से कम होगा। नीचे ऐसे एक ऐसा रूम बना हुआ पूरा का पूरा, ऐसा पूरा का पूरा रूम बना हुआ है, ऐसा जैसे ऊपर रूम है वैसे अंदर रूम है नीचे। पता था कि पालीवाल ब्राह्मणों के पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी होता था, इसलिए हमेशा ऐसे तल भौरों में छुपा के रखा जाता, बाहर के लोगों को पता नहीं चला। तो इसके ऊपर भी दरवाज़ा नहीं लगा करके मिट्टी से लीप दिया जाता था इसको भी। आंगन को जब जरूरत होती थी तभी इसको खोला जाता, हर बार या हर रोज इसको नहीं खोला जाता था। इसके ऊपर लकड़ी की पट्टियाँ लगा के गोबर मिट्टी से लीप देते थे, जैसे ऐसे लगे कि पूरा आंगन ही है अपना। साल में दीपावली के समय या होली के समय इसको खोला जाता था, जब गहनों की जरूरत पड़ती थी या शादी ब्याह तभी निकाले जाते थे, बाकी हर समय नहीं होता था। ये है खुला आंगन। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हमेशा घर का चौक है, मेन चौक है, जो जिसको ब्रह्मस्थल माना जाता है, ब्रह्मस्थल हमेशा खुला होना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी यज्ञ और हवन करते हैं तो यज्ञ और हवन से सारे घर के अंदर यज्ञ का जो धुआं होता है वो हर घर के अंदर जाना चाहिए, और मंत्रोच्चार की जो आवाज़ है वो पूरे घर के अंदर आनी चाहिए। जिससे क्या होता था, मेज सेंटर में अगर बैठ करके ब्राह्मण कभी भी यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, जैसे ये तो पालीवाल ब्राह्मण थे तो इनका नित्य का ये नियम होता था कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये लोग हवन करते थे। गायत्री के उपासक होते थे, कृष्ण भगवान के उपासक होते थे, तो सुबह उठते ही एक बार ये हवन, छोटा सा भी हवन करे, रोजाना हवन करते थे। जिससे घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा होती वो बाहर चली जाती थी, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती थी, और घर के लोगों का मनोबल बढ़ता था और अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ती थी। उस हिसाब से हमेशा ये चौक खुला रहता था। और जितनी भी छत बनी हुई है, छत का जो भी पानी आता था वो इसी चौक के अंदर आता था। ये आप देखेंगे चालियाँ बनी हुई कॉर्नर से, ये सब सारी छत का पानी बह करके इस चौक के अंदर आता था।
तो राजस्थान में क्या है, पुराने ज़माने में पानी की बहुत बड़ी समस्या होती थी, तो पानी को वेस्ट नहीं करते थे। जो भी छत का पानी यहाँ आता साफ होता था, उसको यहाँ से घड़ों में भर करके और बड़े बड़े जो ड्रम होते थे पानी भरने के, उनके अंदर इकट्ठा कर दिया जाता। उस ज़माने में ड्रम का मतलब है मिट्टी के बड़े बड़े मटके बने होते थे, जो आज का जो ड्रम होता है लोहे का, प्लास्टिक का, उसके बराबर होते थे, जिनको यहाँ घरों में रखा जाता था इन पटियालों के अंदर, और पानी को स्टोरेज करते थे, जो पीने के लिए पानी आता था। जो बारिश का पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते थे, विटामिन होते थे, इसलिए यहाँ का मानना होता था लोगों का कि बारिश का पानी को इकट्ठा करके पानी को रखा जाए और लंबे समय तक यूज करे, उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता था। अब यहाँ का हो गया अपना पूरा, चलेंगे अपन बाहर की तरफ। ये भी मुखिया का घर ही है एक, अपन वैसे जिस घर में प्रवेश करते थे वैसे पटियाल है, वैसे ये पटियाल है यहाँ पर भी। और ये छोटा सा चौक है जिसमें ब्रह्मस्थल है घर का, यज्ञ और हवन करते। पानी का बारिश यहाँ पर भी नालियों के द्वारा यहाँ आता था, पानी इकट्ठा करते थे। ये पटियाल है, यहाँ घर के लोग बैठते थे गर्मी के मौसम में। लकड़ी कौन सी थी जो आज ये केर की लकड़ी है, इसमें बहुत बड़ा कड़वापन होता है, कहा जाता है ये बहुत कड़वी होती है, इसलिए जिसको दीमक बहुत कम लगता है। हजारों साल बाद जब लकड़ी खुद जब खत्म हो जाती है तब इसमें दीमक लगता है, नहीं तब तक इसमें दीमक नहीं लगता है। इसका एक बेर भी बनता है जिसकी सब्जी भी बनती है। राजस्थान में जो फेमस सब्जी है केर सांगरी की, सांगरी के साथ में फिर खजूर डाल करके, फिर ड्राई फ्रूट डाल करके बनाया जाता है, जिसको पूरी जो सब्जी बनती है उसको लांजी बोलते हैं। ये यहाँ राजस्थान की अपनी एक फेमस सब्जी है। वो ये ऊपर देखिए आप इधर, ये हर घर की जो चौखट होती थी उसका जो बीम होता था उसके ऊपर, हर घर के ऊपर, और पुराने ज़माने में हर जो बड़े बड़े कोठे होते थे जिसको रूम बोलते, जहाँ सामान रखा जाता था घर का बहुमूल्य, उसमें गणेश भगवान की प्रतिमा कंपल्सरी होती थी। ये इसको तोरण भी बोलते हैं। ये अभी अपन जो घूम रहे थे ये कुल्दरा गांव था। कुल्दरा गांव जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों की रियासत का सबसे पंचायतन गांव होता था। अब ये लगभग यहाँ का विजिट अपना पूरा हो गया, कंप्लीट हो गई यहाँ की यात्रा। अब अपन चलेंगे यहाँ से आगे खाबा फोर्ट देखने के लिए, जो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों की रियासत थी, जहाँ इनका छोटा सा किला बना हुआ, वो देखने के लिए। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संरक्षण नीति अपनाई गई थी उसके तहत बना हुआ एक छोटा जो कुआं होता है उसको, जिसमें से पानी निकाला जाता है सिंचित होने के लिए, और बावड़ी उसको बोलते हैं, जिससे दोनों तरह से यूज होता है। पीने का पानी भी यूज कर सकते हैं और खेती बाड़ी करने के लिए भी उसको यूज किया जा सकता है। पीछे की तरफ अपन देखेंगे अभी बोरवेल बन गया है। ये यहाँ पर इनकी गांव की बाहर जो सामूहिक जो खेत था वो था, जिसको यहीं से सिंचित किया जाता है इस बावड़ी से। यहाँ से पहले पत्थर की नालियाँ बनी हुई थी, अभी इसको हटा दिया गया है। उसके कुछ टूटे अवशेष वहाँ पर पड़े हैं, अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन इस बावड़ी को देख लेते। ये देखिए आप, यहाँ से जो पूरे गाँव की औरतें होती थी यहाँ सीढ़ियों के द्वारा नीचे आती थी इनमें बावड़ी में, और यहाँ से पानी भर के लेके जाती थी। कोई समय था जब ये बावड़ी में हमेशा 12 महीने पानी रहता था, 24 घंटे पानी, जब जिसको पानी की ज़रूरत है कभी भी आ सकते हैं पानी भर के ले जाके जस्ते। अभी ये पूरी बावड़ी क्षतिग्रस्त है, इसको मरम्मत की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं कि कितना नीचे है, इसकी हाइट देखिए आप, ऊपर कम से कम 50 से 60 फीट के नीचे है, और इसको पूरा बांधा गया था जैसलमेर पत्थर से, ताकि पानी को आसानी से निकाला सके, क्योंकि रेत होती तो पानी निकलता नहीं था। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये नीचे पूरा रेत से भर गया है। जितनी ये ऊपर दिख रही है उतनी की उतनी नीचे होती थी। जैसलमेर में ज़्यादातर जो कुएं होते थे उनको 80 कोस बोला 60 कोस या 80 कोस या ताले कुएं होते थे, जिनमें कम से कम आप समझ लीजिए 120 फीट की या 200 फीट की जो रस्सियाँ होती थी, जिनके साथ में चमड़े की बड़ी बड़ी कुड़ियाँ डाल करके उसको निकाला जाता था, जिसको रेहट के तहत भी बाहर जो ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है उनमें रेहट यूज किया जाता है। यहाँ पर कुड़ियों के द्वारा पानी निकाला जाता था, क्योंकि रेहट को लगाने का यहाँ पर सिस्टम नहीं होता था। राजस्थान जैसलमेर में ज़्यादातर यहाँ पर कुड़ियों से पानी रहता है। चमड़े की एक बहुत बड़ी कुड़ी होती थी जिसको पानी में डाल दिया जाता था, वो धीरे धीरे भर जाती थी। तो कम से कम उसमें एक साथ आप समझ लीजिए 100 लीटर से 200 लीटर पानी आता था। फिर उसको बैल खींचते थे और उसको ऊपर एक पत्थर की होदी बनी हुई थी, उसमें वो पानी डाला जाता था। फिर पत्थर की नालियों के द्वारा वो पानी खेतों में जाता था। ये है बावड़ी। अब ऊपर की तरफ एक छोटी सी प्रतिमा बनी हुई गणेश भगवान की। तो ये लोग जहाँ भी जाते थे, कोई भी काम करते थे, तो सर्वप्रथम हमेशा गणेश का पूजन किया करते थे। तो एक छोटी सी प्रतिमा लगी हुई गणेश भगवान की देखिए, और फिर आ जाइए बाहर की। इसका कुछ जल्दी इसका
रख रखाव मेंटेनेंस नहीं किया गया तो ये अपने आप गिर जाएगी। अभी भी इसके पत्थर बाहर निकले हुए आप देख सकते हो। इसकी रख रखाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको। यहाँ लोग बैठने के लिए स्थान लोगों का बना हुआ है, छोटे छोटे अलमारी जहाँ लोग बैठते थे। और कुएं का सामान होता था, जैसे व्रत है, व्रत बोलते थे जो रस्सी यूज में नहीं आती पानी निकालने के लिए, उसके लिए पूड़ी बोलते थे जो चमड़े की बहुत बड़ी पानी निकालने का जो स्रोत होता था, जैसे गड़ा होता था वैसे वो पूड़ी वगैरह यहाँ रखे जाते थे। जल संरक्षण की नीति में पालीवाल बहुत ही होशियार होते थे और ये जब बारिश का पानी आता था उसको भी जमीन के द्वारा कुओं में संचित कर लेते थे, जिससे 12 महीने तक इनको पानी पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए उपलब्ध हो जाता आराम से। समय था यहाँ पर पत्थर की एक बहुत बड़ी टैंक बना हुआ था जिसमें से यहाँ से बैल खींच के पानी निकालते थे और वो छोटी छोटी पत्थर की नालियाँ थी। यहाँ से लंबी नाली जो सामने खेत दिख रहा है वहाँ तक जाता था और इस कुएं से जो पानी था उससे सिंचाई की जाती थी। कुओं से पहले भी भारत में सिंचाई होती थी कुएं और बावड़ियों से, तो इसी कुएं बावड़ी से भी सिंचाई की जाती थी। ये जो सामूहिक खेत था गाँव का उसका, जिसमें दैनिक उपभोग की जैसे फल है, सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती थी, जिसे पूरे गाँव उसको यूज कर सकता था। सामूहिक एक खेत था गाँव के लिए। पत्थर की नालियाँ बनी हुई थी, पत्थर का टैंक था। अभी सब टूट गया है, काफ़ी साल हो गए इस गांव को उजड़े हुए, 700 साल से ऊपर हो गया, अब तो 900 साल से ऊपर होने वाले हैं। तो लोग जैसे अपनी ज़रूरत थी उस हिसाब से सामान और उठा के लेके चले गए, नहीं उठा के लेके तो उसको तोड़ दिया गया, उसको बिखेर दिया गया। गर्मी होती थी तो उसको रास्ते को पूरा ढका भी जा सकता था, इसके लिए बीम भी लगाए गए थे छोटे छोटे जो अंदर बीच में पत्थर लगे हुए। ये ज़रूरत पड़ने पर कुआ बावड़ी को कुछ समय तक यूज़ नहीं लेना है तो उसको पूरा ढक भी देते थे। इससे जो बड़े बड़े कपड़े के बनाए जाते थे चादर, उनसे ऊपर से पूरा उसको ढक दिया जाता था। जब कभी भी ऐसा लगता था बाहर से कोई हमलावर आने वाले, विदेशी हमलावर का हमला हो सकता है, पानी को ख़राब किया जा सकता है, क्योंकि मलेश जो लोग होते थे, मुगल जो आक्रमण करते थे, वो सबसे पहले हिंदुओं के जो पानी के स्रोत होते हैं उसको अपवित्र करते थे। गाय का बछड़ा है वगैरह या गाय है उसको मार करके उसके अंदर डाला जाता था। तो ये लोग सबसे पहले उसको जब भी लगता था कि हमला होने वाला है या लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो पानी के स्रोत खराब कर दे, तो इनको पूरा ढक करके इस तरह से इनके ऊपर घास फूस दे करके इनको छिपाया जाता था ताकि ये शो नहीं हो पाए। तो उस हिसाब से इनमें पिलर वगैरह लगाए गए ताकि कपड़ा वगैरह आराम से कपड़े से या चादर से आराम से उसको ढका जा सके। अब अपन चलेंगे खांबा फोर्ट की तरफ।